परचेज कमेटी की बैठक जारी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की कर रहे अध्यक्षता। कई विभागों की खरीदी को दी जाएगी मंजूरी। देखिए, ये सुबह करीब 4 बजे की घटना है, जब गुड़गांव पुलिस समिति रोड के ऊपर गश्त कर रही थी। उसी वक्त ये जो किन्नर हैं, ये सड़क किनारे पुलिस को मिलते हैं, जो लोगों की तरफ इशारे कर रहे थे। उसी दौरान जब गुरुग्राम पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इन्होंने गुरुग्राम पुलिस के साथ मारपीट की। उस वक्त जो राइडर के ऊपर जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, उनके साथ मारपीट की। पहले उनकी जो बाइक है उसको तोड़ा गया। उसके बाद जब उन्होंने पुलिस को बुलाया तो पुलिस की जो ERV जो गाड़ी थी, उस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। उसके बाद फोर्स बुला करके 9 किन्नरों को काबू किया गया जी। इन सभी को DLF फेज 2 थाने ले जाया गया। उसके बाद जब इनकी गिरफ्तारी होगी तो इनके दूसरे साथी हैं, वो आज अभी दिन में वहां पहुंचे पुलिस स्टेशन में, DLF फेज 2 के थाने में। वहां जाकर के हंगामा किया और पुलिस के ऊपर कई तरह के आरोप उन लोगों ने लगाए। लेकिन गुरुग्राम पुलिस का सीधे तौर पर यह आरोप था कि किन्नर वहां पर बदतमीजियां कर रहे थे, जिसके चलते जब उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की, पुलिस के मुलाजिम के साथ मारपीट की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। और इसीलिए अब इन 9 किन्नरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया है और आगामी कार्रवाई जो है गुरुग्राम पुलिस कर रही है। कुल 2 FIR इन किन्नरों के खिलाफ दर्ज की गई है। एक DLF फेज 2 थाने में, जहां बाइक के साथ तोड़फोड़ की गई, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। एक FIR सेक्टर 29 थाने में इनके खिलाफ दर्ज की गई है। धर्मवीर, जिस तरह से थाने के बाहर भी भारी पुलिस बल देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, तो इस वक्त किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, देखिए, अब इन सभी किन्नरों को वहां से हटा दिया गया है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जो 9 किन्नर जो गिरफ्तार किए हैं गुड़गांव पुलिस ने, उनको अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हंगामा देखने को मिला किन्नरों का ये। हालांकि पुलिस जो है, जो गिरफ्तार किए किन्नर हैं, उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर एक बार फिर पानी पानी हो गया है। मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शहर का पोश इलाका 4 फीट पानी में डूबा नजर आया है। कई घरों में सीवरेज का गंदा पानी घुस गया। बारिश से वाहनों के इंजन बंद पड़ गए, यातायात ठप हो गया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पानी में बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, राहगीरों को घुटने तक पानी में चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर साल की तरह इस बार भी जलभराव संकट है। जलभराव से बीमारियों का खतरा बढ़ा है। लोग परेशान हैं। पूरा इलाका जलमग्न दिखाई दिया है, पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं इस पानी से गुजर रही हैं। तो आए थे, रास्ते में पूरी मोटरसाइकिल डूब गई पानी में। कितना पानी है? पूरी मोटरसाइकिल की टंकी डूब गई है। तो कोई पानी की निकासी का कोई कुछ नहीं है, गंदा पानी, बुरा हाल। ये देखो हाल, पूरी पैंट जहाँ बांधा वहाँ तक पानी है। मैं अभी ड्यूटी पा रहा था, कचरे से आया था, यहाँ का देखा पानी फुल। बाइक भी गई, फ़ोन भी गया, सब कुछ गया। कहीं निकासी का पानी नहीं है, वही निकासी हो कुछ। कितना है? 2-3 फुट पानी ज़्यादा। अरे टंकी पूरी डूब रही थी। यमुनानगर में देर रात से रुक कर बारिश हो रही है, जिसका जो है जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं यमुनानगर के सबसे पोश इलाके मॉडल टाउन में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि 300 मीटर के दायरे में जो है जल जमाव हो चुका है। बाइक जो है वो जो है खराब हो चुकी है। एक युवक हमारे साथ है, ये उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या हुआ बाइक में आपको? भाई यार, यहाँ पानी इतना भर रखा है यार, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। हमारे यहाँ मॉडल टाउन में ऐसा पानी भर रहा है, फिर तो पता नहीं देश में कहाँ पानी भर रहा होगा। तो ये समस्या कब से है? कौन को देख लो कैसे आ रहे हो। ये समस्या कब से है? बहुत टाइम से हो रही है भाई ये समस्या, तो यार कभी नहीं हट सकती यार। ये तो पोश इलाका है और उसके बावजूद भी यहाँ पे हालात ऐसे हैं। बस जी, कुछ कह नहीं सकते, क्या करें जी, बताओ। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह यहाँ से गुजर रहे हैं। और कहीं पे अगर अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि यह यमुनानगर का सबसे पोश इलाका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेनेज के सिस्टम क्या है, जो सीवरेज है वो ओवरफ्लो हो चुकी है। जो आसपास के लोग हैं उनके घरों में भी ये पानी घुस चुका है और जो कनेक्टिविटी थी वो पूरी तरह से बाधित हो गई। आप पीछे भी देख सकते हैं कि लोग जो हैं परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी जो है हर बार जो है इसी तरह के दावे जो है नगर निगम की तरफ से किए जाते हैं कि जो सफाई व्यवस्था है उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा, किसी भी तरह की समस्या जो है मानसून सीजन में नहीं आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यमुनानगर के सबसे पोश इलाके में हालात इस तरह के हैं कि करीब 3 से 4 फीट जो पानी है वो जो है सड़कों पर जमा हो गया है। निकासी की कोई व्यवस्था जो है नगर निगम की तरफ से नहीं की गई है।
तो वहीं यमुनानगर में खेतों में 20 फीट अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। बरसात में पहाड़ से बहकर ये विशाल अजगर यहां पहुंचा था। ग्रामीणों ने खेत में अजगर का वीडियो बनाया। वन्य प्राणी विभाग ने अजगर को रेस्क्यू किया है। 45 किलो के अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया है। 15 साल पुराना अजगर बरसात के पानी के साथ ये खेतों में पहुंचा है। तो यमुनानगर में 20 फीट लंबा अजगर देखने को मिला। पहाड़ से बहकर ये विशाल अजगर खेतों तक पहुंचा था, जिसे वन्य प्राणी विभाग ने रेस्क्यू करके सही सलामत जंगल में छोड़ दिया है। कल फोन करके सूचित किया कि गांव के खेतों में अजगर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत स्टाफ को मौके पर भेजकर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू करवा दिया गया और रेस्क्यू करवाने के बाद पुलिस राष्ट्रीय उद्यान में उसको सुरक्षित छुड़वा दिया गया। इन दिनों बरसात के कारण नदी नालों में पानी ज़्यादा आने की वजह से वन्य जीव नीचे की तरफ अजगर वगैरह पानी के साथ नीचे भागकर चले जाते हैं, जो आसपास लगते खेतों में आमतौर पर दिखाई देते हैं। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। दोबारा कभी इस तरह की कोई भी सूचना मिले तो तुरंत वन्य प्राणी विभाग को सूचित किए। हम हमारा स्टाफ भेजकर उन्हें तुरंत रेस्क्यू करवा देते हैं। नून जिले के पिनंगवा थाना क्षेत्र के गांव रिठ में आज तड़के एक बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश और मकान के जर्जर होने के कारण एक घर की छत अचानक गिर गई। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ है। छत गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े और मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उमर और नारिया की मौत हो गई। हादसे में सलीम और उनकी पत्नी घायल हैं और नल्हड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। 6 साल का सलमान की हालत नाजुक है, जिसे दिल्ली रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों और प्रशासन का कहना है कि लगातार बारिश से कई पुराने मकान कमजोर हो गए हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षित मकान देने की मांग की है। साथ ही जर्जर घरों का सर्वे कर राहत देने की अपील की है। ये कानून जो है इसमें किसी और के किसी के हाथ में है, ये कुदरत की तरफ से हुआ है और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो उनका नुकसान हुआ है उसको थोड़ा सोचे समझे अपना नुकसान दिया जाए। थोड़ा बहुत 1 बजे पता चली जी आखिर, और ये हादसा हुआ 12:50 पर। हादसा के बावजूद ही हम आए, हमने एक आड़े ही इनसू, फिर हम इन्हें लड़ लेर गए हैं और ही लल्लड़ से फिर एक दिल्ली रेफर कर दियो। 2 बच्चे इनकी मौत होगी। भाई हम तो यहाँ सोए पड़े, रात के 1 बजे अचानक मकान गिरो। 5 बच्चे यहाँ भीतर है, 4 बाहर है। 2 उनको इंतकाल हो गए, 3 भाई हॉस्पिटल में। किसका ये मकान था? सलीम का मकान है। आपकी बेटी का? हाँ जी, मेरे बेटा। अब कैसी हालत है बच्चों की? एक से दिल्ली रेफर कर रखो जी, 2 ही नल्हड़ में। क्या किसी की डेथ भी इसमें हुई है? हाँ, 2 बालकन की हुई है जी। क्या क्या नाम है? एक उमर है जी, एक नायरा। पंचकुला में मुसीबत की बारिश दिखाई दी। भारी बारिश के कारण सड़कें टूट गई। मोरनी खंड में बारिश से सड़क पर आवागमन ठप हो गया। मरीजों को चारपाई पर ले जाने की नौबत आ गई। 5 किलोमीटर तक मरीज चारपाई पर पहुंचाए गए। दाबसू पंचायत में टूटी सड़क से ग्रामीण परेशान है। प्रशासन से सड़क मरम्मत की गुहार लगाई गई है। बरसात में टूटा रास्ता गांव का संपर्क कट गया है। रास्ता टूट चुका है। आलम यह है कि अब मरीजों को भी चारपाई पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। रास्ता नहीं बचा है तो ये जो बारिश है मुसीबत बनकर पंचकुला में पड़ती दिखाई दी है। मोरनी खंड जो है उसमें पूरी तरह से संपर्क कटता नजर आ रहा है। तो वहीं पंचकुला में बड़ा हादसा टला है। डिवाइडर पर हरियाणा रोडवेज की बस चढ़ गई। जीरकपुर शिमला नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। सूरजपुर के पास सड़क पर यह हादसा टल गया। कालका से दिल्ली जा रही बस का अचानक टायर फट गया। बस में मौजूद 20 यात्री इस हादसे में सुरक्षित बचे हैं। बस ड्राइवर यशपाल ने समय रहते वाहन को संभाल लिया, जिस वजह से इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। सभी यात्री
सुरक्षित जो है बच गए इस हादसे में। सभी यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया गया। टायर फटने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। अचानक से टायर फटा, जिसके बाद ये बस डिवाइडर पर चढ़ गई, लेकिन सूझबूझ दिखाते हुए जो ड्राइवर है यशपाल, उसने मौका संभाला और उसकी सूझबूझ की वजह से किसी भी यात्री को चोट नहीं आई, सभी सुरक्षित बच गए। अगला अच्छा, हाँ इस कारण हुआ। तो कहाँ से आ रहे थे आप? हम दिल्ली जा रहे थे कालका से। कितनी सवारी थी इसमें? सवारी थी 20 से। तो किसी को कोई चोट लगी? किसी को चोट। तो अपने कनेक्टर ठीक है? हाँ, कंडक्टर भी ठीक है। ये C138 अगला टायर फटने के कारण ये दुर्घटना हुई। और कोई सवारी का कोई जान मान का नुकसान नहीं है। सारी सवारी हमने व्यंगत स्थान तक पहुंचा दी गई है। यमुनानगर में नशा तस्कर जीजा साले को गिरफ्तार किया गया है। 50 लाख की हेरोइन के साथ इन्हें काबू किया गया है। इनसे 680 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। 680 ग्राम हेरोइन के साथ हरियाणा यूपी बॉर्डर से गिरफ्तारी की गई है। यूपी और यमुनानगर के ये जीजा साला रहने वाले हैं। गिरफ्तार नशा तस्कर दोनों जो है पहले भी इन पर कई मामले दर्ज है। ये दोनों नशा तस्कर काफी लंबे समय से नशा तस्करी का कारोबार कर रहे थे और रिश्ते में जीजा और बहनोई हैं। इन दोनों जो है पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कार्रवाई में यमुनानगर के हमीदा निवासी अलादिया और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी अमजद को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि दोनों तस्करों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। स्मैक के कमर्शियल क्वांटिटी के काफ़ी मामले पकड़े गए हैं, जैसे CIA में 500 ग्राम, ANC से 250 ग्राम और आज उसी संदर्भ में 680 ग्राम की अच्छी सफलता हासिल ANC स्टाफ को हुई है। करीबन 680 ग्राम है। इसमें पल्सर मोटरसाइकिल के हमारे 2 तस्कर हैं, जिसमें अल्लाह दिया है और एक अमजद है। अल्लाह दिया अपने यहाँ हमीदा का ही रहने वाला है और अमजद है वो सहारनपुर से हैं। आपस में ये रिश्तेदारी में भी हैं, दोनों साला बहनोई हैं और काफ़ी समय से ये इस मामले में फिलिप थे। इनके पहले भी पर्चे हैं। कितनी कीमत होगी सर? देखिए, कीमत का तो अभी मार्केट वैल्यू का तो हम क्या बता सकते हैं, बाकी लाखों रुपए में इनकी कीमत बताई जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा। क्या कार्रवाई हो रही है सर? देखिए, अभी इनको आज कल अरेस्ट किया था, आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड लेंगे और आगे जैसे भी अपडेट्स आएंगे, इन ये कहाँ से लेके आए, क्या है, वो सारा इसका लिया जाएगा डाटा और कौन कौन इसमें शामिल है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दादरी में चोरी के 4 संदिग्ध काबू किए गए। रानीला में टिकरी पर पहरा है। 4 संदिग्ध चोर काबू किए गए। ग्रामीणों ने संदिग्धों को पकड़ा है, पुलिस को सौंप दिया। लगातार चोरियों से ग्रामीण सतर्क है, दिन रात पहरा जारी है। रेकी कर चोरी का आरोप है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने संदिग्धों की पिटाई कर सबूत छीने। पिलाना रोड से बुलेनो कार सहित 4 हिरासत में लिए गए हैं। सरपंच ने चोरी रोकने को रणनीति बनाई है। गांव में CCTV कैमरे लगेंगे और बिजली की लाइटें भी लगेंगी ताकि चोरी की वारदातें कम हो। इसी के चलते दादरी में 4 संदिग्धों को काबू किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी आई या यूपी नंबर की थी, संदिग्ध समझ के रुकवा के अरे उनसे पूछताछ करी तो उनके बयानिया में कुछ फेर बदल पाया। कोई कनानौर से बताओ, कोई भिवानी से बताओ है। सामान बेचने के बनने से कहा माँ कैसे आओ है। इनको पकड़ के प्रशासन को सौंप दिया गया है ताकि सच्चाई का पता लग सके। वही गाँव रानीला में संदिग्ध 4 व्यक्ति घूम रहे बता रहे हैं, उनके बारे में हम उनको ले जाए तो पूछताछ करेंगे। क्या शक है कि ये कहीं चोर है? शक के आधार पर लिए है और इनसे पूछताछ पर पता चलेगा। में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में बैठक होगी। कई विभागों को खरीद की मंजूरी दी जा सकती है। जो बैठक चल रही है हाई पावर परचेज कमेटी की, इसमें सीएम सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में यह बैठक हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, इस बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है, क्या जो है चर्चा का विषय रहेगा? बिल्कुल, हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक होती है उसके अंदर जो है वो अलग अलग विभागों की खरीद को मंजूरी दी जाती है। और जहां तक बात है तो मुख्यमंत्री नायब सैनी उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं
और अभी जो महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री हैं वो बैठक के अंदर मौजूद है। रणबीर गंगवा पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं। वहीं श्याम सिंह राणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं। तो जिस जिस विभाग की खरीद होती है उसका कंसर्न मिनिस्टर भी वहां मौजूद होता है और उन्हीं की मौजूदगी के अंदर मोल भाव किए जाते हैं और मोल भाव करने के बाद ही जो खरीद है उसको मंजूरी दी जाती है। तो लंबी बैठक चलती है। सुबह लगभग 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई थी और अभी भी बैठक जारी है। जी तो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब क्या फैसला लिया जाता है और किन किन विभागों को खरीद की मंजूरी दी जाती है, ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। तो वहीं वोट चोरी के आरोप पर सीएम सैनी का पलटवार सामने आया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अपनी हाथ से बौखलाकर जो है इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा है कि देश में विपक्ष की भूमिका चिंताजनक है। देश की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। पहले विपक्ष ईवीएम को दोष देता था, आजकल वे वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने हरियाणा का भी इसमें जिक्र किया था, जिसके बाद नायब सिंह सैनी ने यह पलटवार किया है। मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका भी आज चिंताजनक है। पहले तो वो ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब हमारे विपक्ष के बड़े नेता जो देश के लोगों ने नकार दिया है। 55 वर्षों तक जो देश के अंदर जिनका शासन रहा है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जो खरे नहीं उतरे हैं, उनको आज बाहर का रास्ता देश के लोगों ने दिखाया है। और वो बौखला करके इस प्रकार का कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और आजकल एक झूठ का एजेंडा और उन्होंने चला रखा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं, आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया। राहुल गांधी के आरोप पर मंत्री अरविंद शर्मा का भी पलटवार सामने आया और कहा कि चुनाव से पहले झूठा नैरेटिव जो है वो कांग्रेस सेट करती है। संविधान बदलने का दावा सिर्फ चुनावी अफवाह था। कांग्रेस राज में बूथ कैप्चरिंग और गोलीबारी होती थी। अब चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है। झूठ बोलकर देश को कांग्रेस गुमराह कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा पर बूथ कैप्चरिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। बोगस वोट के बिना कांग्रेस को जीत मिलना मुश्किल है। तो मंत्री अरविंद शर्मा ने ये पलटवार किया है। जो राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे उस पर उनका ये बयान सामने आया है। मंत्री अरविंद शर्मा आज गोहाना में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस ऐसे नैरेटिव सेट करती है जो चुनाव आता है। पार्लियामेंट में आपने देखा संविधान बदल देंगे, आया था पार्लियामेंट के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आ गई तो संविधान बदल देंगे। अब सरकार किसकी है? केंद्र में एनडीए की सरकार है, क्या संविधान बदला? नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसी झूठी मिथ सेट करते हैं कि आप समझ नहीं सकते हो। और आप फिर कोशिश कर रहे हैं, अरे इलेक्शन कमीशन, देश का इलेक्शन कमीशन, भारत का इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ। उस समय को याद करो ना जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन यूज नहीं करते थे, किस तरह से बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, गोलियां चलती थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए से बहुत ईमानदारी के साथ कार्य। तो बात चाहिए, कांग्रेस को बात चाहिए और बिल्कुल झूठे ढकोसले बना करके ये देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात गुरुग्राम की, जहां नगर निगम सदन की बैठक खत्म हो गई है। मेयर राज रानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की गई। वित्त एवं संविदा कमेटी में 2 नए सदस्य समेत 3 नए मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सचिन देवतवाल, विक्रांत यादव और कृष्ण स्वामी को शपथ दिलाई गई। कमेटी की चेयरपर्सन खुद मेयर राज रानी मल्होत्रा हैं और आज ये बैठक थी सदन की जो खत्म हो चुकी है। बैठक में विकास योजना से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
बहादुरगढ़ में पार्षदों की शपथ हुई। नगर परिषद के 3 मनोनीत पार्षदों ने शपथ ली। भीम प्रणामी, अमित कौशिक, राजबाला बने मनोनीत पार्षद। नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने ये शपथ दिलाई है। अब बोर्ड की बैठक पूरी तैयारी के साथ जल्द बुलाएंगे। 15 अगस्त से पहले सभी सड़कों की सफाई होगी। नगर परिषद के बजट और अधिकारियों के तालमेल का टेंडरों से जुड़ी समस्याओं को भी निदान किया जाएगा। मनोनीत पार्षद बोले कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाना प्राथमिकता है। बहादुरगढ़ विधानसभा संयोजक भाजपा नेता दिनेश कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बहादुरगढ़ नगर परिषद के जो पार्षद हैं वहां उन्हें शपथ दिलाई गई। नगर परिषद के 3 मनोनीत पार्षदों ने आज शपथ ली है। खरे उतरेंगे उस पर एकदम से। जो भी विश्वास हमारे पर हमारी सरकार ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो दिखाया है, नगर परिषद में सबको साथ लेके चलेंगे। स्वच्छता हमारा प्रथम मिशन होगा। मेरा शहर में ही संवारूं, इसी उससे सभी पार्षद, हमारी चेयरपर्सन, हमारे कैंडिडेट जी, पूर्व जिलाध्यक्ष,